नमस्कार। रात के 10 बज चुके हैं और वक्त है घंटी बजाओ का। आपका पसंदीदा शो लेकर हाजिर हूं मैं, अखिलेश आनंद। सरकार गरीबों के नाम पर ढेरों योजनाएं बनाती है। इन योजनाओं पर करोड़ों रुपए खर्च भी किए जाते हैं, लेकिन वो योजनाएं जमीन पर कैसे उतरेंगी और जरूरतमंदों तक उसका फायदा कैसे पहुंचेगा, इसकी तैयारी ठीक से नहीं होती। इसीलिए सरकारी योजनाएं कागजों पर जितनी मजबूत दिखती हैं, हकीकत में वैसी नहीं होती। तो आज हम आपको छत्तीसगढ़ के एक गांव की कहानी दिखाएंगे, जहां सरकार ने दुर्गम इलाकों में स्कूल की व्यवस्था तो कर दी, लेकिन उस स्कूल तक शिक्षक और बाकी सुविधाएं कैसे पहुंचे, इसका कोई इंतजाम नहीं। गांव तक जाने के लिए वहां एक सड़क तक नहीं है और नतीजा यह हुआ कि वहां रहने वालों को हर चीज के लिए कड़ा संघर्ष करना पड़ रहा है। ऐसे ही एक संघर्ष की कहानी हमारी आज की कवर स्टोरी में देखिए। नदी हो, पहाड़ हो, जंगली रास्ता हो, इनके कदम रुकते नहीं। हर बाधा को पार करते हुए ये आगे बढ़ते जाते हैं। मंजिल दूर है, मुश्किलें बहुत हैं, कांधे पर अच्छा खासा बोझ है, लेकिन न रुकना है न थकना है, क्योंकि इनके ऊपर देश के भविष्य की जिम्मेदारी है। कौन है ये लोग जो इन दुर्गम रास्तों पर इतना संघर्ष करते हुए जा रहे हैं? और संघर्ष भी ऐसा जो सिर्फ एक दिन का नहीं, हर दिन ये ऐसे ही अपनी मंजिल की तरफ निकलते हैं। इनकी मंजिल और मकसद आपको बताएं, उससे पहले ये जान लीजिए कि ये जो कर रहे हैं वो करना इनका काम नहीं। ये छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले का खड़िया दामर गांव है। गांव-गांव को सड़कों से जोड़ने के जो दावे और वादे आप सुनते रहे हैं, वो इस गांव के लोगों ने भी सुने जरूर हैं, लेकिन उन वादों को जमीन पर उतरते आज तक नहीं देखा है। हम लोग शासन से ये उम्मीद करते हैं कि हो सके तो कभी रोड बनवा देते, ताकि गांव वाले को भी आने जाने के लिए सुविधा हो जाता। सरकार और प्रशासन से एक सड़क बनाने की मांग कर रहे ये हैं सुशील यादव। पेशे से शिक्षक हैं, लेकिन हर दिन पढ़ाने से पहले वो इसी तरह कंधे पर बोरियां लादकर जंगली रास्तों पर निकल पड़ते हैं। उनका साथ दे रहे पंकज भी टीचर हैं। ये दोनों चाहते तो सिर्फ बच्चों को पढ़ाकर अपनी जिम्मेदारी पूरी कर सकते थे, लेकिन इन्होंने एक और जिम्मेदारी अपने कंधे पर उठा ली, और वो जिम्मेदारी है गरीब बच्चों का पेट भरने की। इसीलिए ये दोनों शिक्षक हर दिन बच्चों के मिड डे मील का राशन खुद ढोकर ले जाते हैं। हम लोग शासन के महत्वाकांक्षी योजना मध्याह्न भोजन है, उसके लिए जो है हम लोग अपने स्कूल में भी लागू किए हैं और बच्चे लोग को खिला रहे हैं। वो भी दुर्गम क्षेत्र में हम लोग की स्कूल जो है प्राथमिक शाला बचवार है, वहाँ का ग्राम पंचायत खड़िया दामर है, वहाँ से 8 किलोमीटर की दूरी है बचवार। वहाँ से हम लोग बच्चों को खिलाने के लिए अपने कंधे में मध्याह्न भोजन की सामग्री, चावल दाल सब्जी सब ले जाते हैं ढो के। और हम लोग शासन से ये उम्मीद करते हैं कि हो सके तो कभी रोड बनवा देते, ताकि गाँव वाले को भी आने जाने के लिए सुविधा हो जाता। वो जो है आदिवासी अंचल एरिया है। इन दोनों शिक्षकों का ये सफर करीब 8 किलोमीटर लंबा है। इतने लंबे रास्ते में न कोई सड़क है न पुल, सिर्फ नदी, नाले और पगडंडियां। शिक्षकों का कहना है कि करीब 10 सालों से इसी रास्ते से स्कूल में मिड डे मील का राशन पहुंचाया जा रहा है,
बहुत सारी कठिनाइयाँ पड़ती है सर। रास्ता एक तो पहाड़ी एरिया है और पहाड़ी एरिया होने की वजह से रास्ता भी पगडंडी का रास्ता है, जिसमें हमको मध्याह्न भोजन ढो करके ले जाना पड़ता है। और बरसात के दिनों में जंगली जानवरों सब का भी खतरा बना रहता है और मौसम ख़राब होने की वजह से हमको जंगल का रास्ता भी साफ़ सफाई धुंध की वजह से दिखाई देता नहीं है, जिसकी वजह से हम कठिन परिस्थिति होने के बावजूद भी अपने कार्य का निर्वहन कर रहे हैं। अपनी इस जिम्मेदारी को पूरा करने के बाद ये दोनों शिक्षक पहाड़ियों पर बसे बजवार पारा पहुंचते हैं। यहाँ पर कोडाकू और नगेशिया जनजाति के लोग रहते हैं। इन लोगों के बच्चों को शिक्षा देने के लिए ही यहाँ प्राथमिक पाठशाला शुरू की गई। एक कच्चे से भवन में चल रहे इस स्कूल में आने वाले बच्चों को सरकार की मिड डे मील योजना का लाभ मिल सके, इसीलिए यहाँ के 2 शिक्षक सालों से इतना संघर्ष कर रहे हैं। मैं प्रशासन से इन लोग के लिए रोड का मांग करता हूँ ताकि आने जाने का इन लोग को सुविधा हो सके। और ऐसे शिक्षक को मैं सलाम करता हूँ कि उतने दूर से अपना कठिन परिस्थिति सामना करते हुए आते हैं, बच्चे लोग को पूरा पढ़ाते लिखाते हैं। ऐसे टीचर को मैं सैल्यूट करता हूँ दिल से। सिर्फ गांव वाले ही नहीं, जिला शिक्षा अधिकारी भी मानते हैं कि इन शिक्षकों ने जो काम किया है वो तारीफ के काबिल है। पहाड़ के ऊपर जंगल में और नदी नाला पार करते हुए ऊपर जंगल में निवासरत है और वहाँ हमारे 2 शिक्षक पंकज एक्का और सुशील यादव ये कार्यरत हैं और इनके द्वारा पीडीएस की दुकान से चावल अपने कंधे में उठा करके वे जंगल नदी पार करते हुए ऊपर विद्यालय पहुंचाते हैं और मध्याह्न भोजन भी संचालित करते हैं। मैं ऐसे दोनों शिक्षकों को सलाम करता हूं और कि वे बहुत प्रशंसनीय कार्य कर रहे हैं। गरीब स्कूली बच्चों को खाना मिल सके, इसके लिए इन 2 शिक्षकों ने जो किया उसकी तारीफ तो सब कर रहे हैं, लेकिन सवाल तो सरकार और प्रशासन की जिम्मेदारी का भी है। ये गांव बरसों से लोगों की पहुंच से दूर है। जिस तरह शिक्षक बच्चों के लिए कंधे पर राशन रखकर ले जा रहे हैं, उसी तरह यहाँ रहने वाले लोग भी अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए सालों से संघर्ष कर रहे हैं, पर किसी भी सरकार ने उनके लिए सड़क बनाना जरूरी नहीं समझा, जबकि राज्य में विकास के दावे सबने किए। विकास कार्य में सड़क का अपना महत्व है। सड़क से ही जिले या प्रदेश के विकास के पैमाने आके जाते हैं। इस 13-14 साल की यात्रा में ये अवसर ऐसा है कि इतने काम एक साथ पूरे छत्तीसगढ़ के नक्शे में उठा के जब देखता हूँ और जब पेंसिल लेके मैं बैठता हूँ तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि कोई विधानसभा नहीं बचता, कोई क्षेत्र नहीं बचता जहाँ कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए कुछ न कुछ काम बेहतर तरीके से हो रहा है या हो गया या उसकी प्रक्रिया जारी है। अपने आप में ये पूरे 90 विधानसभा को चिन्हांकित करके एक सड़कों का काम जो इफेक्टेड क्षेत्र है, यहाँ तक कि नारायणपुर में, सुकमा में, बीजापुर में, कोंडा गांव में, बस्तर के आसपास की सड़कें, बलरामपुर और इधर सूरजपुर, सभी क्षेत्रों में काम की गतिशीलता बढ़ी है। लेकिन सच क्या है वो आपके सामने है, और ये हाल तब है जब सड़कों के निर्माण के नाम पर एक नहीं कई योजनाएं चल रही हैं। छत्तीसगढ़ में एक योजना है मुख्यमंत्री ग्राम सड़क एवं विकास योजना। 23 अप्रैल 2011 को इसकी शुरुआत हुई। इसके तहत उन गांवों में सड़क बननी थी जिनकी आबादी 250 से ज्यादा है। योजना में 1773 सड़कों की मंजूरी मिली, लेकिन सितंबर 2020 तक 1447 सड़कें ही बन पाई। इसी तरह प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में 500 से ज्यादा आबादी वाले गांव और 250 से ज्यादा आबादी वाले आदिवासी इलाकों में सड़कें बनती हैं। छत्तीसगढ़ में इस योजना के नाम पर 1198 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं, लेकिन किसी भी योजना के तहत बलरामपुर के खड़िया दामर गांव में सड़क बनाने का नंबर नहीं आ पाया।
ऐसे में सिर्फ ये उम्मीद ही की जा सकती है कि अब गांव के 2 शिक्षकों की ये तस्वीरें देखने के बाद सरकार और प्रशासन की नींद टूटे और इस गांव के लोगों को भी चलने के लिए एक सड़क मिल सके। और मेरे पीछे जो आप ये नंबर देख रहे हैं, इस पर आप फोन जरूर कीजिए और हमारी इस मुहिम में हमारा साथ दीजिए, घंटी बजाइए। सरकारी दावों की पोल खोलती एक और रिपोर्ट आई है उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से, जहां मरीजों के इलाज के लिए बना स्वास्थ्य केंद्र ही बीमार पड़ा हुआ है। कल ही उत्तर प्रदेश में 9 नए मेडिकल कॉलेजों का उद्घाटन हुआ। सवाल है कि पहले से बने अस्पतालों की हालत कौन सुधारेगा? यह हाल उस स्वास्थ्य केंद्र का है जहां लोग अपनी बीमारी का इलाज करवाने के लिए आते हैं। लेकिन यूपी के गाजीपुर का मर्दा स्वास्थ्य केंद्र आज खुद बीमार पड़ा है। कोरोना और डेंगू के खतरे के बीच ये चिकित्सालय खुद ही बीमारियों का घर बन गया है। सड़क पर गंदा पानी और कीचड़ भरा पड़ा है, जहां मच्छरों ने अपना डेरा बना रखा है। ऐसे में सोचिए, क्या यहां आकर मरीज ठीक हो सकता है? स्वास्थ्य सुविधाओं की पोल खुलती है तस्वीरें तो सिर्फ एक हिस्सा है। आगे देखिए, 40 साल पहले बना ये स्वास्थ्य केंद्र अब किसी पुराने खंडहर में बदल चुका है। दीवारों पर कहीं काई तो कहीं छोटी जंगली झाड़ियां नजर आ रही हैं। जिन कमरों में बैठकर डॉक्टर इलाज करते हैं, उनकी हालत इतनी खराब है कि उनकी छतें और दीवारें कभी भी गिर सकती हैं। ये खतरा बारिश के दिनों में और ज्यादा बढ़ जाता है, जिससे बचने के लिए कुछ इस तरह से छतों को प्लास्टिक से ढककर बचने का जुगाड़ किया गया है। ये देखिए, ये बहुत जमाने का बना हुआ है, 30-40 साल का बना हुआ है। जब से है वैसे ही है। ये ऊपर से सारी छतें टपकती हैं पानी से, पूरा पानी भर जाता है। इस वजह से ऊपर लोग प्लास्टिक डाल के रह रहे हैं कि अपने बचाव हो सके बारिश से। इस स्वास्थ्य केंद्र की सुविधाएं अपना दम तोड़ चुकी हैं, क्योंकि यहाँ न तो पीने का पानी है और न ही शौचालय की व्यवस्था, और तो और बिजली की भी व्यवस्था न होने से यहाँ रात के वक्त गर्भवती महिलाओं के इलाज के लिए खुद मोमबत्ती का इंतजाम करना होता है। 1-2 लोग बाहर आए थे, कुछ लोग जिसे कुछ था शायद प्रशासन की तरफ से, कुछ लोग आए थे, इसका मुआयना भी करके गए हैं जी। लेकिन अभी काम नहीं शुरू हुआ है, हालांकि निरीक्षण कर चुके हैं इसका लोग। ऐसे में सवाल यह है कि यूपी में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं का दावा करने वाला प्रशासन इन सामुदायिक केंद्रों पर ध्यान क्यों नहीं देता? और अब आप सोशल मीडिया साइट कू के जरिए भी घंटी बजाओ से जुड़ सकते हैं। इसके लिए आप कू ऐप पर @घंटी बजाओ ABP न्यूज हैंडल को फॉलो करें। अगर आप किसी मुद्दे पर घंटी बजाना चाहते हैं या अपने शहर और आसपास का कोई भी मुद्दा उठाना चाहते हैं, #घंटी बजाओ के साथ हमें अपना मुद्दा बताएं और @घंटी बजाओ ABP न्यूज को टैग करते हुए पोस्ट करें। ABP न्यूज आपको रखे आगे।